नमस्कार दोस्तों। आरआरबी जेई का सीबीटी 2 का जो है शिफ्ट 1 का रिजल्ट आ चुका है और 2 तारीख को रिजल्ट आया था शायद। और उसके डीवी का और मेडिकल का शेड्यूल भी आने लग गया है। कल आपने देखा होगा रांची जोन ने अपना डीवी का शेड्यूल जो है पब्लिश कर दिया था। आपके जोन का भी बहुत जल्द आ जाएगा, आज या कल में, ठीक है। और जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया शिफ्ट 2 का, उनका भी जल्दी ही 10 से 15 दिन के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि आरआरबी के आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिन में काफ़ी ज़्यादा अब एक्टिवली काम कर रहे हैं। वो काफ़ी सारे जो है नोटिस आए हैं। एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट की डेट्स आ गई, एएलपी का रिजल्ट आ गया, आरआरबी जेई का रिजल्ट जो एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने अभी इस टाइम आएगा वो आ गया। तो आपका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। अब बात करते हैं डीवी और मेडिकल की। अब जिनका भी डीवी और मेडिकल है तो देखो आपने 99% आपके चांसेस हो गए हैं कि सिलेक्शन आपका हो गया है। बहुत रेयर लोग जो है डीवी और मेडिकल में फेल होते हैं। लेकिन फिर भी आपको अलर्ट रहना है कि कोई ऐसी दिक्कत ना हो जाए कि आपको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो डीवी के अंदर है मेडिकल में। तो उसके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक सही इन्फॉर्मेशन बहुत होना जरूरी है। अब ये नहीं कि मैं यहाँ पर एक सिर्फ आपको लिस्ट खोल के दिखा दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैं आपके जो डाउट्स आ रहे हैं रियल, वो डाउट्स यहाँ पे लूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 90% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, उसके अंदर जो बच्चों के डाउट्स आए हैं वो डाउट्स मैं यहाँ पर लूंगा, मेजर मेजर डाउट्स। आपका भी अगर सिलेक्शन हुआ है तो उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मैं ज्वाइन करा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना और जो इस वीडियो में बताऊंगा उन डाउट्स को दोबारा दोबारा मत पूछना यार, इस वीडियो को अच्छे से देखना। और उससे पहले इन 3 वीडियोस को आपको देखना होगा। ये 3 वीडियोस में मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई है, खासकर ये वाली वीडियो। अगर आप ये दोनों नहीं भी देखना चाहते हैं तो स्किप कर देना, लेकिन ये सिर्फ 10 या 12 मिनट की वीडियो है। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा चाहे स्पीड बढ़ा के देखो, ये वीडियो जरूर देख लो। इस वीडियो से आपके बहुत डाउट क्लियर हो जाएंगे, खासकर ओबीसी एनसीएल के जो बच्चे हैं। ठीक है, ये तीनों का लिंक मैं अनलर्निंग पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। क्लियर हुआ? ये वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में सारी चीजें कवर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो, ये लिस्ट है जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है, तो एक बार इसके ऊपर नजर मार लेते हैं जल्दी जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। तो पहला पॉइंट इसका लिखा हुआ है कि आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ के लिए, लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपकी हाई स्कूल या मैट्रिक की आपकी जो है सर्टिफिकेट लगेगा। आपको पता ही है कि 10वीं का सर्टिफिकेट ही आपका मान्य होता है डेट ऑफ बर्थ को वैलिड करने के लिए, तो वो चाहिए होगा। दूसरी चीज आपकी जो 10th 12th के सर्टिफिकेट्स है वो सब चाहिए होंगे, मार्कशीट होगी, सर्टिफिकेट होगा, ओरिजिनल ओरिजिनल की बात हो रही है। ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग या साइंस डिग्री या जो भी आपने किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है, उसका आपका सेमेस्टर वाइज मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब कई लोगों के पास सेमेस्टर वाइज मार्कशीट नहीं होगी क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती, ये डाउट आ रहा होगा आपका। तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी आपको मिला है यूनिवर्सिटी से उसको लेके जाए। कुछ लोगों को सेमेस्टर वाइज नहीं मिली होगी, सिर्फ कंसोलिडेटेड मिली होगी। कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है जिसके अंदर एक ही मार्कशीट के अंदर आपके सारे सेमेस्टर के मार्कशीट दी होती है, मतलब मार्क्स दिए होते हैं, तो वो ले जा सकते हैं। वो भी नहीं मिली है तो जो भी मिला है उसको लेके जाए। लेकिन परेशान मत हो कि अगर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट नहीं है तो हम कहाँ से लेकर आए। ठीक है, आपको एक बार बात कर सकते हो, अगर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट नहीं है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर वो प्रोवाइड कर देते हैं, नहीं करते तो आपको फिर जो मिला वो लेके जाना। एससी एसटी का सर्टिफिकेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट, ओबीसी की डिक्लेरेशन, इनकम सर्टिफिकेट, ईबीसी का, ये सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे अभी। इनका जो फॉर्मेट है मेन यही है, मेन इन्हीं की दिक्कत आपको आती है। स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, किस फॉर्मेट में हो, ये सारे प्रॉब्लम आती है, इनके ऊपर ही बात करेंगे। बाकी अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो आपको उसके लिए डिक्लेरेशन देनी होगी। ठीक है, वो उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है एनेक्सर 4 के अंदर। आप अगर एक्स सर्विस मैन है तो आपको ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आप पीडब्ल्यूबीडी से है तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो इसको पढ़ लेना, बहुत बड़ी चीज नहीं कि आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, और आपने पढ़ भी लिया होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए होगा अगर आप एक्स सर्विस मैन है, उसका भी एनेक्सर 4 के अंदर आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। क्लियर? एनओसी चाहिए होगी अगर आप सर्विंग एम्प्लॉई हैं तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ। अगर आप सर्विंग डिफेंस पर्सनल है तो डेट ऑफ डिस्चार्ज के साथ आपको एनओसी चाहिए होगी। ठीक है, अगर आपका किसी भी वजह से कहीं पे नाम चेंज हुआ है किसी डॉक्यूमेंट में, तो उससे रिलेटेड लीगल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास कोई है, या फिर आपको एक एफिडेविट बनवा के लेके जाना है उसके लिए। क्लियर? आप अगर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है तो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपका डिवोर्स हुआ है तो आपको इस चीज के लिए एफिडेविट प्रोड्यूस करना होगा कि आपकी दोबारा शादी नहीं हुई है, या आप मैरिड है, आपके हस्बैंड की या वाइफ की डेथ हो चुकी है, तो उस केस में आपको डेथ सर्टिफिकेट दिखाना है उनका, और दिखाना है एक ये भी दिखाना है एफिडेविट बनवा के कि आपकी दोबारा शादी नहीं हुई है। क्लियर हुआ? चलो, एक्स सर्विसमैन जो सिविल एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी वही है कि एनओसी से रिलेटेड है। सीएन शुड गिव सेल्फ डिक्लेरेशन, उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, और टू द कंसर्न एम्प्लॉयमेंट अबाउट द डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन, जहां पर वो जॉब कर रहे हैं उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि हमने ये वाला फॉर्म फिल करा हुआ है और इसके लिए हमें आगे एनओसी चाहिए होगी। तो उनको एक्नोलेज कराना है एक तरह से कि हम ये वाला एग्जाम दे रहे हैं, इसमें हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, पढ़ लेना इसको। ठीक है, दिस कैंडिडेट शुड अपलोड, हाँ आपको इस बार जो है अपने डॉक्यूमेंट जो है OIRMS के ऊपर भी अपलोड करने हैं। हमारे टाइम पे ये नहीं था ऑनलाइन पोर्टल, आपका जो डीवी की डेट्स होंगी उससे 10-12 दिन पहले, 10 दिन पहले ये पोर्टल आपके लिए ओपन होगा। आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भी अपलोड करने हैं डीवी से पहले। ठीक है, ये अपलोड करे बिना मत जाना, वहाँ पर जरूरी है। ठीक है, अगर आपका सर्टिफिकेट हिंदी में है, इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी थर्ड लैंग्वेज में है तो आप उसको ट्रांसलेटेड वर्जन उसका करके उसको सेल्फ डिक्लेयर करके दे सकते हैं। ठीक है, कोई आपको एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा अगर आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस नहीं किए। ध्यान रखना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ये बहुत जरूरी है। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स नहीं प्रोड्यूस करें ना, आपने उस टाइम नहीं दिखाए, तो आपको सीधा बाहर कर सकते हैं, टाइम नहीं देंगे। अब कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने पहले भी बताया हो कि 10 दिन का हमें टाइम मिलता है। देखो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में समझो क्या चीज है। एक हमारा, इसमें ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करूं, एक मेन डॉक्यूमेंट होता है ओरिजिनल ओबीसी सर्टिफिकेट का, जो हमारा शुरू में बनता है।
और एक होता है जो हम हर साल रिन्यू कराते रहते हैं। तो मेन होता है जो हमारा शुरू में बना होता है। तो मेरा 2013 या 14 के टाइम पे मेन ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ था, वो मेन है। मैं जब फॉर्म फिल करता हूँ उसकी डिटेल्स वहां पे फिल करता हूँ। और एक सर्टिफिकेट होता है जो हम रिन्यू कराते हैं हर साल, उसके अंदर नंबर वंबर सब सेम होते हैं, बस डेट आपकी उस फाइनेंशियल ईयर की आ जाती है। तो अगर आपके पास वो मेन सर्टिफिकेट नहीं है ना तो सीधा बाहर कर देंगे। अगर आपके पास रिन्यू वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको मे भी 10 दिन का टाइम दे सकते हैं, जैसे मुझे मिला था। क्लियर, ये अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज, आगे बढ़ते हैं हम अभी। और कोई नहीं दिया जाएगा। और डीवी अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट होते हैं या आप जो दूसरी ब्लॉक डेट आती है उस पर भी एब्सेंट है तो उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। और ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये वाला कि क्या है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा अभी। और बाकी एक पॉइंट हो रहा है यहाँ पर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा शुड कंटेन डेट ऑफ इशू इन केस। हाँ, जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स होंगे, जितने भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स होंगे, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होंगे, उसके ऊपर आपकी डेट जरूर मेंशन होनी चाहिए कि कब आपके जो है ये डिक्लेयर हुआ है, आपको मिला है। मेन ये देखना चाह रहे हैं कि जब हमारा जो नोटिफिकेशन था उसके एंड होने की डेट से पहले आपका रिजल्ट आ गया था या नहीं। अगर आपको डिग्री का सर्टिफिकेट बाद में मिला है या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट उस डेट के बाद मिला जब नोटिफिकेशन एंड हुआ, तो आपको मार्कशीट के ऊपर दिखाना है कि मार्कशीट के ऊपर डेट जो है वो ये दिखाती है कि आपका रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो गया था, सर्टिफिकेट बाद में मिला है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद एक बार बात कर लेते हैं जो हमारा रांची जोन का जो डीवी और मेडिकल का शेड्यूल आया, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं उसको भी जल्दी से एक बार देख लेते हैं। वैसे तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, आप लोग भी देख चुके होंगे, लेकिन एक बार नजर मारते हैं इसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। पहली चीज वही बोल रहा है कि आपकी जो डीवी की डेट्स है, सारी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारे के सारे एसएमएस और ईमेल के थ्रू आपको जो है मिल जाएंगे। क्लियर, ये लिखा हुआ। ठीक है, सारी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि डीवी के लिए आप जो है सिलेक्टेड हो गए, और सारी चीजें आपको बताई जाएंगी ईमेल और एसएमएस से भी। आपको डीवी को लेटर को अच्छे से पढ़ लेना, उसके अंदर सारे जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो सब इसके अंदर लिखे होंगे। आपको A4 साइज के ऊपर आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी 2 फोटोकॉपी के सेट बना के सेल्फ अटेस्ट करके ले जाने। ठीक है, A4 साइज पेपर पे ध्यान रखना, 2 सेट्स बनाने। क्लियर हुआ। इसके अलावा आप जब जाएंगे तो आपको 4 से 5 दिन का इंतजाम करके जाना है, और एक दिन आपका डीवी होगा, उसके बाद आपको 24 रुपए का एक मेमो होगा, उस मेमो के साथ आपको मेडिकल फी लगेगी। मतलब ये मान लो एक मेमो दिया जाएगा और आपको मेडिकल रेलवे के किसी हॉस्पिटल में जो उस जोन में आता है वहां पे भेजा जाएगा मेडिकल के लिए। अब वहां पे ज्यादा भी टाइम लग सकता है, एक दिन भी लग सकता है। हमारा एक दिन में हो गया था, 2 दिन में हमारा पूरा प्रोसेस खत्म हो गया था। और आप 3 4 से 5 दिन का इंतजाम करके जाना, और इसमें जो भी पैसा लगेगा वो सब आपको देना। क्लियर हुआ। इसके अलावा 24 रुपए तो आपके लगेंगे। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल टेस्ट है, उनको लगता है कि आपका सीटी स्कैन कराने की जरूरत है, अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत है, या कोई भी आई सर्जरी वगैरह कुछ भी कराने की जरूरत उनको लगती है, तो आपको वो बाहर से भेजेंगे कराने के लिए, अगर उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है तो उसके अंदर जो पैसा लगेगा वो भी आपका लगेगा। क्लियर हुआ। आपको 6 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, जो 1 महीने के अंदर आपकी खिंची हुई होनी चाहिए, खिंचवा लेना। ई कॉल लेटर, जो आपने एग्जाम देके आए हो एडमिट कार्ड की एक आपकी कैंडिडेट कॉपी होती है, वो आपको CBT 1 में भी मिली होगी और CBT 2 में भी मिली होगी, वो लेके जानी है। कई बच्चों की आप में से खो गई होगी, मुझे पता है, तो अब उस केस में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास उसकी फोटो है तो उस फोटो को लेके जाना, एडमिट कार्ड की फोटो है एडमिट कार्ड की फोटो को लेके जाना, मतलब जो भी आप ढूंढ के ले आ सकते हो उससे रिलेटेड वो ले जाना। बाकी उनके ऊपर, मूड के ऊपर डिपेंड करेगा वो क्या करते हैं, लेकिन इसके बेस पे आपको फेल नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। दूसरा वही है कि अगर आपके पापा के नाम में, मदर के नेम में, आपके नाम में कुछ भी दिक्कत है इस तरह की, तो आपको उसके लिए एफिडेविट प्रोड्यूस करना है। तो ये सारी चीजें, एक ब्लॉक डेट का है यहाँ पे कि ब्लॉक डेट आपको दी जाएगी। अगर आप अपने डीवी वाले डेट नहीं पहुंचते हैं तो आप उस डेट पे जाके अपना डीवी करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद कोई आपको मौका नहीं दिया जाएगा। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, 10वां पॉइंट, ये अच्छे से पढ़ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स who fail to produce their original certificate, NOC, relevant affidavit on the scheduled date of DV and candidature of such candidate is liable to be cancelled। यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने किसी वजह से ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड नहीं किए, अपनी एनओसी प्रोवाइड नहीं की, या आपने रेलिवेंट एफिडेविट प्रोवाइड नहीं किए, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तो इस चीज को बड़े ध्यान से लेना। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है उसके अंदर अगर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं भी प्रोड्यूस करोगे तो सीधा कैंसिल नहीं होगा, उस केस में आपको अनरिजर्व में कंसिडर कर लिया जाएगा। तो इस चीज से आप ये इसका वो मत निकालना निष्कर्ष कि अगर आपके ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाया, ओरिजिनल या SC ST का नहीं प्रोड्यूस कर पाया, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। उनको तो अनरिजर्व में जो है काउंट किया जाएगा, क्योंकि मेन नोटिफिकेशन में ये चीज लिखी हुई है। लेकिन उसके अलावा कोई एनओसी, कोई एफिडेविट, कोई सर्टिफिकेट आपका नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, तो आपको बाहर किया जा सकता है। क्लियर हुई बात। जैसे मान लो कि आपके पास 10th का ही सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बाहर किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब देखो ये सारे मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। एक पॉइंट यही है कि यहाँ पे 10 दिन पहले आपको जो है आपके OIRMS के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अब देखो मेन प्रॉब्लम्स अब स्टार्ट होती हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे हम ओबीसी की। ओबीसी ये रहा। ठीक है, अब देखो ओबीसी, ध्यान से सुनना आप। ठीक है, ओबीसी का आपको पता है कि एक तो कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, एक तो सेंट्रल का होता है और एक स्टेट का होता है। तो सबसे पहली चीज तो आपको समझना है कि आपकी रेलवे की जॉब जो है वो सेंट्रल लेवल की जॉब है, तो स्टेट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर आपका कोई सर्टिफिकेट स्टेट से बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी स्टेट के अंदर आपका स्टेट ही बनाती है सेंट्रल के सर्टिफिकेट्स भी, जैसे बिहार के अंदर सेंट्रल लेवल का वो स्टेट ही बनाती है। ठीक है, मतलब स्टेट का ही उसके ऊपर मोहर होती है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता, तो उस केस में उनका चल जाएगा। ठीक है,
पर उसका भी एक आपको एक चीज करनी होगी, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आपको देखो पहली चीज तो देखना है आपका सेंटर का सर्टिफिकेट है, और उस सर्टिफिकेट के अंदर जो भी आपका बना हुआ है, ये वाला क्लॉज जो है, ये पूरी की पूरी एज इट इज लाइन लिखी होनी चाहिए। इन्होंने सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी एनसीएल का, उसके अंदर ये स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन। तो आपको ये अच्छे से देख लेना, इसके अलावा कुछ एडिशनल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक एक वर्ड जरूर वहां पर होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट के अंदर, ये मेन है। इसी वजह से बोला जाता है कि रेलवे के फॉर्मेट में होना चाहिए। रेलवे के फॉर्मेट का मतलब है ये चीज उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए, मेन ये नहीं कि उनके पेपर को ही निकाल करके आपको उन्हीं के ऊपर साइन कराने। लेकिन एक सेफ साइड रहने के लिए आप वो चीज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना है, आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। आपकी जो क्रूशियल डेट है, जब आपकी नोटिफिकेशन की एंड डेट हुई थी, उससे एक साल पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सबसे मेन चीज ये है। अगर नहीं है तो बाकी आपका जब का भी है उसको लेकर जाओ, एक सेफ साइड, मतलब एक कुछ ना होने से अच्छा है कुछ हो। लेकिन मेन है कि आपकी जब 30 अगस्त के आसपास 2024 में नोटिफिकेशन की डेट एंड हुई थी, उसके एक साल पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मेन, ठीक है। तो वो होना चाहिए, और उसके बाद आपको देखना है ये चीज उसके ऊपर लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। और अगर नहीं लिखी हुई है तो आपको अपने जो जहां पर भी बनता है, एसटीएम के ऑफिस में बनता है या कहीं पर भी बनता है जो आपकी स्टेट के अंदर, आपकी सिटी के अंदर, आप वहां पर जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर हमारा रेलवे के अंदर सिलेक्शन हुआ है, ये मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट है एनसीएल का, और हमको इस फॉर्मेट में चाहिए, रेलवे इस फॉर्मेट में मांगता है, आप प्लीज इस फॉर्मेट में दे दीजिए हमें। तो आपको एक एप्लीकेशन लिख के अपना वो वाला सर्टिफिकेट लगा करके, बाकी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा करके, और रेलवे का फॉर्मेट जो है उसको खुद फिल करके आप उनको दे सकते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज सर इस पर साइन कर दीजिए, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही कराया था। वो मैंने पहले वीडियो जो आपको दिखाई, उस वीडियो को देखना, मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया उस वीडियो के अंदर, कैसे मैंने कराया एंड टाइम पे, क्या मेरे को दिक्कत आई। तो आपको ये चीज करनी है, अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, चाहे किसी का ऑनलाइन बना हुआ है, चाहे किसी का ऑफलाइन बना हुआ है, पहली चीज ये जरूर देखनी है, ये आपके ऊपर लिखा होना चाहिए, कम मस्ट है। दूसरा आपको देखना है कि जो आपकी डेट थी नोटिफिकेशन एंड होने की, उससे एक साल पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीजें हैं। उसके बाद आप जो है क्या करना, अपना रेलवे के फॉर्मेट में उसका प्रिंट निकालना, रेलवे के फॉर्मेट का, उसको फिल कर लेना, जो जो जरूरी चीजें हैं आप फुल फिल कर लेना, या उसको ऐसे लगा लेना, अपना एक साल के अंदर का जो बना हुआ सर्टिफिकेट है वो, ठीक है। और उसके अलावा जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट बना होगा, ओबीसी के अंदर क्या होता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जो 2013 के अंदर बना हुआ है, ये उसी वीडियो में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको हर साल रिन्यू कराता हूँ, ये मैंने 2018 में कराया, ये वाला 2018 में कराया, 2019 में करा रखा है, और ये भी मैंने 2019 में कराया हुआ है। 2019 में मैंने 2 बार कराना पड़ा था, ठीक है। तो ये उनको हर साल रिन्यू कराते हैं, ये ओरिजिनल है। तो आप उसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगा के और ये रिन्यू वाला सर्टिफिकेट लगा करके जो आपने बनवाया है पिछले एक साल के अंदर, और रेलवे के फॉर्मेट का वो प्रिंट आउट निकाल के वो लगा के, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अपनी मार्कशीट वगैरह जो भी चीजें चाहिए होती है वो लगा के, इनकम प्रूफ वगैरह, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन लिख के कि सर प्लीज इस पे कर दीजिए, वो कर देते हैं। मैंने बहुत बच्चों का देखा है वो कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके पास जो है वही आपको लेके जाना है। और किसी का अगर एक साल के अंदर नहीं बना हुआ है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी भी आपके पास जो जितना भी टाइम है बनवा लो अपना। अगर कुछ नहीं है, इससे अच्छा तो ये होगा कि आपके पास है एटलीस्ट, और वो अलाउ कर देंगे, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आपके पास क्रूशल डेट के पिछले एक साल का नहीं है तो अभी अप्लाई कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। दूसरी चीज चाहिए होती है ओबीसी वालों को, एक सेल्फ डिक्लेरेशन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आप, सेल्फ डिक्लेरेशन का इनका फॉर्मेट है, उस पर अपना भी साइन करने होते हैं, फिल करना होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेन उसके अंदर हम ये दिखा रहे हैं कि हम नॉन क्रीमी लेयर से जो है बिलोंग करते हैं, क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आते, क्योंकि क्रीमी लेयर जो ओबीसी होते हैं उनको कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, ये दो चीजें देख लेनी है ओबीसी के अच्छे से, और उसके बाद अप्लाई कर देना है उस फॉर्मेट के ऊपर। उस वीडियो को देख लेना जरूर, ये वाली वीडियो जो मैंने आपको बताई है आगे, ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। इसके अंदर मैंने सारी चीजें बताई हैं अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपको प्रूफ भी दिखाया है, ठीक है। समझ आई बात। और ये दो चीजें, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट इस तरह से होता है, एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका भी होगा, और उसके अलावा हर साल रिन्यू कराते हैं इस तरह से, वो इस तरह से रहता है, तो ये ओरिजिनल माना जाता है। अगर यही नहीं है आपके पास तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा डीवी से। लेकिन अगर आपके पास ये है, ये नहीं है जो हर साल रिन्यू होता है, तो आपको मे भी 10 दिन का टाइम दे दिया जाए, क्योंकि मुझे दिया गया था, और वो भी मैंने आपको बता रखा है 10 दिन का टाइम जो मुझे दिया गया था। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम किसकी, एससी और ईडब्ल्यूएस की। अब एससी का क्या है, देखो एससी का आपका कितना भी पुराना हो चल जाता है, एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका एक बार बना हुआ है वो चल जाता है। एससी में ऐसा नहीं है कि आपको हर फाइनेंशियल ईयर के लिए रिन्यू कराना है। और ओबीसी में ध्यान रखना, अगर आपका एक साल का नहीं है, पिछले 3 साल में भी बना हुआ है ना, तो भी वो अलाउ कर देंगे आपको, ठीक है। क्रूशल डेट के पिछले एक साल में बना है तो अच्छी बात है, लेकिन एक साल में नहीं बना हुआ, पिछले 3 साल में भी बना हुआ है तो अलाउ कर देंगे। लेकिन एससी एसटी के केस के अंदर क्या होता है कि आपका कभी कभी बना हो आपको अलाउ कर देंगे, बस आपका स्टेट का नहीं बना होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कई लोग मेरे को अपने सर्टिफिकेट भेज रहे हैं और उसके ऊपर उनकी स्टेट का नाम है, एक ने भेजा उस पर लिखा था स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा, उसके बहुत ज्यादा चांसेस है वो अलाउ नहीं करेंगे। तो आपका गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए, और यही केस है ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन ईडब्ल्यूएस का कभी का नहीं बना होना चाहिए, उनका उसी फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए। तो 2024 के लिए आपको मतलब 2024 और 25 का जो फाइनेंशियल ईयर था, इसका आपके पास होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। और अगर नहीं है तो अभी अप्लाई कर लो, अभी बनवा लो, ना होने से अच्छा ही कुछ आप लेके जा रहे हो,
चांसेस कम हो जाएंगे आपके बिल्कुल बाहर करने के। ठीक है, समझ आई बात। तो SC ST का कभी कभी चल जाएगा, बस स्टेट का ना हो। EWS का पिछले एक फाइनेंशियल ईयर का 1 साल का, और OBC का पिछले एक फाइनेंशियल ईयर का या पिछले 3 साल का भी होगा, चल जाएगा। और बाकी ओरिजिनल तो आपको अपने साथ रखना ही है। तो ये मेन डाउट आ रहे थे इनको लेकर के, आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उससे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की। ठीक है, चलो देखो, एक आता है एनओसी। अब एनओसी जो है, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपको चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो कर चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी। अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपको, अगर आपने फिल कर दिया है अपने फॉर्म फिल करते ना, आपने प्राइवेट जॉब दिखा दी है, तो आपको चाहिए हो सकती है, वो मे भी इशू क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अपने एम्प्लॉयर से वहां से लिखवा सकते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने एग्जाम दिया था और ये आपको रिलीव कर देंगे उस चीज के लिए। ये एनओसी में आपको लिखवाना है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप रेलवे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपने उनको प्राइवेट का दिखाया ही नहीं है बिल्कुल भी अपने फॉर्म के अंदर, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के टाइम, तो आप एनओसी ना भी लेके जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो ये मस्ट हो जाती है कि आपको एनओसी लेके जाना ही है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। एनओसी नहीं है तो वो आपको बाहर कर सकते हैं टीवी से। क्लियर हुआ। बाकी अगर आप रेलवे में ही है, रेलवे की किसी पोस्ट में है, वहां से एनओसी नहीं मिल रही है, तो मे भी आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप रेलवे को ही ज्वाइन कर रहे हैं, हायर पोस्ट पे कर रहे हैं, तो शायद वो एनओसी का इतना ज्यादा बड़ा इशू क्रिएट ना करें एक बार को। क्लियर हुआ। पर कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल चांस नहीं है कि नहीं करेंगे। तो एनओसी प्राइवेट के केस में आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, और डिपेंड करता है कि आपने फॉर्म में क्या फिल किया है। गवर्नमेंट के केस में आपको देनी ही देनी है। ठीक है, आगे अगर बढ़े हम और देखो और क्या क्या इसके अंदर पॉइंट हो सकते हैं हमारे। हाँ, एक पॉइंट आ रहा था हमारे पास, नहीं ये पॉइंट तो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। और डीओबी का हो गया है कि डीओबी अगर आपकी, देखो, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन देयर एप्लीकेशन शुड बी सेम एज रिकॉर्डेड इन दी मैट्रिकुलेशन एंड एसएसएलसी। ठीक है, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है, मैट्रिक की मार्कशीट है, एसएसएलसी की मार्कशीट है, या उसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट है, उसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ होगी वही आपकी जो है एप्लीकेशन के अंदर फिल होनी चाहिए। अगर वो गलत हो गया तो उससे भी आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है और आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर उसके अंदर कोई भी डिफरेंस पाया गया। क्लियर हुई बात। चलो अब एक बार हम देख लेते हैं अपने जो है सारे के सारे फॉर्मेट्स। ठीक है, फॉर्मेट किस तरह से हमारे आप देखोगे तो ये है हमारा SC ST का फॉर्मेट। ये सारी चीजें उसके ऊपर इस तरह से लिखी होनी चाहिए। ठीक है, एक डाउट आता है कि हमारे साइन किसके होने चाहिए, तो यहाँ पर आप देखोगे ना सारे के सारे यहाँ पे ऑफिसर लिखे हुए हैं, इनमें से किसी एक के भी साइन है ना तो आपका वैलिड होगा सर्टिफिकेट। कई लोगों का आ रहा है कि उस पर SDO के भी साइन कराने हैं और DM के भी साइन कराने हैं और RO के भी साइन कराने हैं, सर तीनों के कराने हैं। नहीं, आप एक के भी कराओगे चलोगे, चलेगा। इनमें जो भी नाम लिखे हुए हैं उसमें किसी एक के साइन आपको कराने हैं, हर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट पे लिखे हुए। ये हमारा OBC का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, OBC का इस तरह से। ये नीचे की चीज यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे सारा का सारा लिखा हुआ है किस किस के साइन कराने। आप DM के करा लो, एडिशनल मजिस्ट्रेट के करा लो, कलेक्टर के करा लो, DC डिप्टी कमिश्नर के करा लो, किसी के भी चल जाएंगे। ठीक है, एक रेवेन्यू ऑफिसर का आ रहा था और यहाँ पे लिखा हुआ रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो आपका तहसीलदार या सब डिविजनल SDM SDO की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। आप साइन किसी एक के भी कराओगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको सही चाहिए होंगे। ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसके ऊपर किसी के साइन नहीं चाहिए, अपने साइन चाहिए और इसको फिल करके आपको साथ में देना है, लेके जाना है DV के टाइम पे। क्लियर। चलो बाकी ये आपका जो है EWS का फॉर्मेट है जो पिछले एक फाइनेंशियल ईयर का चलता है आपका, तो आपको इस फॉर्मेट में चाहिए होगा। फॉर्मेट का मतलब मेन तो सबसे पहले यही चीज देखना कि एक एक लाइन आपकी मैच हो रही है नहीं, ये जरूरी है। जैसे भी आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, चाहे ऑनलाइन बना चाहे ऑफलाइन बना, ये जरूर मैच करना। ठीक है, और इतना काम है तो एक तरह से आपको अलाउ कर देंगे। पर आप फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप वो चीज जरूर करना कि अपना रेलवे का फॉर्मेट निकालना, इसको फिल करना, एक एप्लीकेशन लिखना, अपना वाला डॉक्यूमेंट लगाना जो बना हुआ है आपका, और बाकी सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा के एक बार उनसे रिक्वेस्ट करना कि उसके ऊपर भी वो साइन कर देगा। ठीक है, मैंने करवाए थे और बहुत सारे बच्चों ने करवाए हैं इस तरह से। वो वीडियो देखना, शुरू में दिखाइए, आपको पता चल जाएगा। चलो ये आपका क्या है, EBC जो है उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन हाँ उनकी फीस को जो है, जो एग्जामिनेशन फीस है वो उनको वापस मिल सकती है। अब उसके लिए उनको इन सबके साइन चाहिए होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, या यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। इनमें से किसी एक के साइन करा के आप इसको जमा कर देंगे तो आपकी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, उनकी सारी की सारी फीस जो है वापस हो जाएगी। क्लियर हुआ। चलो डिक्लेरेशन ये किसके लिए है, ये हमारा है माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को भी लेना है, एग्जामिनेशन फीस का वेवर चाहिए, तो उनको ये फिल करके देना होगा। अब एक डाउट आ रहा था कि माइनॉरिटीज में किस किस को काउंट करते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है माइनॉरिटीज के अंदर देखो, मुस्लिम होगा, सिख होगा, क्रिश्चियन होगा, बुद्धिस्ट होगा, जैन होगा, पारसीज होगा, कोई भी हिंदू कैटेगरी के अंदर नहीं आती है। क्लियर हुआ। चलो बस यही सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स इससे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहाँ पर, आप मैथ्स बाय रवि सर, मैथ्स बाय रवि सर, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। या फिर आप अनलर्निंग पाठशाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, अनलर्निंग पाठशाला। और अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है, वो ज्वाइन होना चाहता है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप इसके ऊपर जाके ज्वाइन करना, यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करना, मैं आपको जो है ज्वाइन करा दूँगा। क्लियर हुआ। तो यही सारी बातें आपसे इसमें डिस्कस करनी थी। आई होप अब DV और मेडिकल को लेकर ज़्यादा आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। क्लियर हुआ। तो फिर भी कोई डाउट आता है नीचे कमेंट सेक्शन में या मुझसे पर्सनली आप पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।